फियर द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 56। बर्फ मास्टर को सही सलामत बर्फ के ड्रैगन के ऊपर खड़ा देखकर वो योद्धा भी उनकी तरफ देखने लगता है। बर्फ मास्टर भी उसकी तरफ देख रहे थे। बर्फ मास्टर कहते हैं किस्मत और नसीब दोनों एक ही चीज है। इन्हीं की वजह से किसी को ज्यादा ताकत मिल जाती है और फिर वो शांति भंग करने लगते हैं। क्योंकि शायद फिर वो शांति से चुपचाप भाग्य के रोने की आवाज को नहीं सुनते। इतना कहकर बर्फ मास्टर अपने बर्फ के ड्रैगन को तेजी से उस नागवंश की योद्धा की तरफ बढ़ा देते हैं। ड्रैगन और बर्फ मास्टर को अपनी तरफ आता देखकर वो योद्धा वहां से तेजी से आगे की तरफ भागने लगती है और बर्फ मास्टर अपने ड्रैगन के साथ फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस बार उस योद्धा को बर्फ मास्टर की असली गाड़ी का पता चल गया था और वो उसी तरफ तेजी से भाग रही थी। इस बार उसकी स्पीड काफी तेज थी, लेकिन बर्फ मास्टर भी अपनी पूरी स्पीड से अपने ड्रैगन पर सवार होकर उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। बर्फ मास्टर से पहले वो योद्धा असली गाड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन उसकी तरफ तेजी से आता है और ये देखकर वो योद्धा अपने हाथ से अपनी लाल आग जैसी ऊर्जा की एक तलवार बना लेती है और गुस्से में तेजी से बर्फ के ड्रैगन की तरफ उड़ती है। बर्फ मास्टर ड्रैगन से पीछे की तरफ कूद जाते हैं और तभी वो योद्धा अपनी तलवार से ड्रैगन को साइड में बीच में से काटते हुए पीछे बर्फ मास्टर के पास झट से तेजी से आ जाती है और अपने एक हाथ से उनका गला पकड़ लेती है। बर्फ मास्टर का गला पकड़कर वो कहती है, तुम्हें पकड़ लिया। ड्रैगन के दोनों हिस्से गाड़ी के दोनों तरफ जमीन से टकरा कर बिखर जाते हैं और उस योद्धा के हाथ से एक लाल आग जैसा छोटा सांप बर्फ मास्टर की गर्दन के पास पहुंच जाता है। बर्फ मास्टर की बर्फ का एक नुकीला टुकड़े के निशाने पर सीधा गाड़ी थी और वो उस योद्धा से पूछते हैं, क्या तुम उसे जिंदा नहीं देखना चाहती? इतना कहकर बर्फ मास्टर उस टुकड़े को गाड़ी पर टंकी की तरफ तेजी से छोड़ देते हैं और इससे घबराकर वो योद्धा तेजी से उस तरफ भागती है और बर्फ मास्टर भी वहां से बचकर भागते हैं, लेकिन उनके कंधे पर सवार वो छोटा सांप उन्हें डस लेता है। वो योद्धा टंकी के आगे आ जाती है, जिससे टुकड़ा उससे टकराकर टूटकर बिखर जाता है। योद्धा जैसे ही पीछे पलट कर देखती है तो पाती है कि बर्फ मास्टर वहां से भाग चुके थे। अब वो योद्धा शांति से गाड़ी की तरफ जाती है और टंकी के पास पहुंचकर उसके ढक्कन को एक ही झटके में खोल देती है और फिर अंदर झांक कर देखती है। वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और टंकी में फिर से नजरें गाड़ कर देखती है, लेकिन अंदर कोई भी कहीं था सिवाय पानी के। ये देखकर वो गुस्से में टंकी समेत पूरी गाड़ी को ही उड़ाकर गुस्से में चिल्लाती है, फिर से धोखा। दूसरी तरफ वो नागवंश की लड़की अभी भी किसी चीज के अंदर बंद थी और वो उस चीज को अंदर से पीटते हुए जोर जोर से आवाज लगा रही थी, कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। तभी एकदम से ऊपर का हिस्सा खुलता है और इसे खुद बर्फ मास्टर ने खोला था और ये वही शेल थी जिससे वो लड़की पहले बड़ी मुश्किल से बची थी। बर्फ मास्टर को देखकर वो लड़की पूछती है, आखिर तुमने मुझे अचानक से इसमें बंद क्यों कर दिया था, मैं तो बस मरने ही वाली थी। तभी उस लड़की का ध्यान बर्फ मास्टर की हालत पर जाता है, क्योंकि बर्फ मास्टर घायल थे और उनकी हालत पहले जैसी नहीं थी। ये देखकर वो लड़की चिंता करते हुए पूछती है, ये आपको क्या हुआ? बर्फ मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं, चलो। बर्फ मास्टर उस नागवंश की लड़की को लेकर रेगिस्तान में ही एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर बहुत सारे गुंडे मौजूद थे और वो सब वहां शराब खाने के अंदर शराब पीते हुए आपस में लड़ रहे थे। बाकी शराबी उन्हें लड़ते हुए देखकर आनंद उठा रहे थे। एक शराबी को दूसरा शराबी लड़ते हुए फेंक कर मरता है। तभी तीसरा उसे संभालते हुए कहता है, जा मेरे शेर और इसको मजा चखा कर आ, मैंने तेरे ऊपर शर्त लगाई है। इतना कहकर वो आदमी उसे और शराब पिलाकर आगे की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो शराबी उल्टा वापस आकर उसी आदमी की गिरेबान को पकड़ लेता है। साले, तू मेरे ऊपर पैसा लगा रहा है। इतना कहकर वो उस आदमी को ही उठाकर पटक कर मरता है।
तभी दूसरा शराबी जिससे वो पहले लड़ रहा था वो उसे पकड़ता है और उठाकर जमीन पर देकर मरता है। बाकी दर्शक शराबी इस पर जोरों से हंसते हुए शोर मचाने लगते हैं। पहला शराबी इससे गुस्से में उठता है और सीधा दूसरे शराबी की तरफ भागकर उछलकर सीधा उसके पेट में टक्कर मरता है। इससे दूसरा शराबी पीछे लोगों के ऊपर जोर से जाकर गिरता है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो बाकी आदमी उसे पहले शराबी की तरफ धकेल देते हैं। इससे दूसरे शराबी को सहारा मिल जाता है और वो सीधा पहले शराबी को जोर से धक्का मारता है। इससे पहला शराबी शराब खाने के बंद दरवाजे के पास जाकर गिरता और वो अब ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा हरामजादों, पहला शराबी गुस्से में जोर से कहता है। इतना कहकर वो खड़ा होता है और अपने शरीर से अपनी गोल्डन आग को बाहर निकाल लेता है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तभी बाहर से जोर से दरवाजा खुलता है और वो शराबी सीधा दीवार पर जाकर लगता है। इससे सबका ध्यान सीधा दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजे पर बर्फ मास्टर उस नागवंश की लड़की के साथ खड़े हुए थे। उन्हें देखकर सब घबरा जाते हैं। तभी सामने से एक आदमी आता है और उन्हें प्रणाम करते हुए बताता है, मास्टर ओना आपका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर बर्फ मास्टर उस लड़की के साथ अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो शराबी उठता है और कहता है, कौन सा हरामजादा था जो मुझसे पंगा लेना चाहता है। ये सुनकर बर्फ मास्टर वही रुक जाते हैं और उन्हें देखकर उस शराबी का सारा नशा उतर जाता है और वो घबराकर दरवाजे के पीछे छिप जाता है। बर्फ मास्टर उस लड़की के साथ अंदर की तरफ जाने लगते हैं। लड़की को देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं और एक कहता है, इस बार उदयवीर सच में एक लड़की को लेकर आया है। तभी दूसरा भी उस लड़की को धीरे से देखते हुए कहता है, यार ये तो कसम से माल है, मैं इसे जरूर चखना चाहूंगा। वहां मौजूद सभी लोग अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को देखते हुए गंदी ही बातें बना रहे थे, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही थी। तभी वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं और बर्फ मास्टर उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। तब जाकर कहीं लड़की को शांति मिलती है। लड़की बर्फ मास्टर से पूछती है, आप मुझे कहाँ ले आए हैं और ये कौन सी जगह है। बर्फ मास्टर कोई जवाब नहीं देते और सामने मेज की तरफ चले जाते हैं। लड़की भी उनके पीछे धीरे से आने लगती है। मेज की दूसरी तरफ एक आदमी कुर्सी को पीछे की तरफ घुमाकर बैठा हुआ था। बर्फ मास्टर उस आदमी की मेज पर उस लड़की की तस्वीर रखते हुए कहता है, जैसा मैंने बोला था 2 महीनों के अंदर मैं नागवंश की इस लड़कों को यहाँ तुम्हारे पास ले आया हूँ। बाकी की रकम माल्या परिवार को भेज देना। लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ और काम दोबारा करवाना चाहते हो तो याद रखना, मुझे पैसे से प्यार नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। बर्फ मास्टर की बात सुनकर उस लड़की के सारे अरमान टूट जाते हैं, क्योंकि जिस बर्फ मास्टर ने उसकी जान बचाई थी उसकी असली चाल लड़की के सामने आ गई थी। लड़की घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे आदमी हो। तभी कुर्सी पर बैठा वो मोटा तगड़ा आदमी जवाब देता है, बाकी के पैसे बाहर से ले लो। ये सुन के बर्फ मास्टर उस आदमी की तरफ जाते हैं और उसकी कुर्सी को अपनी तरफ घुमाकर देखते हैं कि उस आदमी ने अभी ही दम तोड़ दिया था। उस आदमी को देखकर लड़की घबरा जाती है और बर्फ मास्टर उस आदमी की उंगली में से अंगूठी निकालते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी ये स्पेस रिंग भी ले लेता हूँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा थी। इतना कहकर बर्फ मास्टर अंगूठी ले लेते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं, अब आखिरकार मैं इस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। बर्फ मास्टर को जाता देखकर लड़की उन्हें रोकते हुए पूछती है, रुको, अब मेरा यहाँ क्या होगा। बर्फ मास्टर रुककर जवाब देते हैं, डील पूरी हो गई है और ऑन अभी मर चुका है, इसलिए तुम अब आजाद हो। इस पर लड़की घबराहट में बताते हुए कहती है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुंह जाना कहाँ है, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी मालूम नहीं है और यहाँ लोग
बर्फ मास्टर और नहीं सुनते और वहां से जाने लगते हैं। तभी लड़की उनका हाथ पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी नौकर बनकर रह लूंगी। बर्फ मास्टर उसे धमकाते हुए कहते हैं, मुझे छुओ मत, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं तुम्हें बाहर इन बदमाशों के पास छोड़ दूंगा। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी वो सारी जगह एकदम से हिलने शुरू हो जाती है। सारा सामान बिखर कर टूटने लग जाता है और बर्फ मास्टर सतर्क हो जाते हैं। बाहर शराबखाने में सभी शराबी जमीन पर इधर उधर गिर पड़ते हैं और घबरा कर बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और तगड़े तगड़े 3-4 नाग वंश के योद्धा अंदर आ जाते हैं। इन योद्धाओं के पीछे रानी मेड्यूसा भी थी, जिसने सिर पर नाग मुकुट और चेहरे पर लाल कपड़ा मुंह ढकने के लिए बांधा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। रानी मेड्यूसा का पूरा शरीर किसी अप्सरा से कम नहीं था। ऊपर वाले ने उन्हें बड़ी फुर्सत से निहार कर बनाया हुआ था। काली आंखें, गोरा रंग, काले बाल, लाल होठ, मुंह पर लगाए लाल कपड़े से भी साफ चमक रहे थे। उन्होंने भी लाल कपड़े पहने हुए थे जो उन पर काफी ज्यादा जच रहे थे। रानी मेड्यूसा भी कुछ कुछ बर्फ मास्टर के साथ वाली लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन वो काफी ज्यादा सुंदर थी। बाकी नाग वंश के नागों वाला हिस्सा काला था, लेकिन रानी मेड्यूसा का वो हिस्सा सतरंगी था। रानी के साथी अंदर से सारी जगह को घेर लेते हैं और रानी भी अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। वहां मौजूद सभी शराबियों की लार रानी मेड्यूसा को देखकर टपक रही थी। तभी एक शराबी खड़ा होकर अपने दोनों हाथों में चाकू पकड़कर कहता है, तुम्हारी इंसानी इलाके के अंदर आने की हिम्मत भी कैसे हुई, पर अगर तुम मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा मस्ती करने दो तब तुम अंदर आ सकती हो। ये सुनकर रानी हल्के से मुस्कुराती है और उस आदमी की तरफ अपना हाथ करके बस अपनी मुट्ठी ही भींचती है। इसी से वो आदमी पल बाहर में राख बनकर जमीन पर ढेर हो जाता है। इतना देखकर वहां मौजूद बाकी इंसान बुरी तरह से घबरा जाते हैं और दीवारों से सट जाते हैं। रानी का वो तगड़ा सा साथी अंदर वाले कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो रानी को बताते हुए कहता है, महारानी वो अंदर ही है। ये सुनकर रानी खुद उस कमरे की तरफ आने लगती।